प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के बावजूद भी काफ़ी हंसमुख मिजाज के हैं और इनका स्वभाव अगर बात करें तो काफ़ी सरल स्वभाव है और लगातार पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा से हैं और आजकल लगातार देखते जा रहे हैं कि कैंपेनिंग जो है उसकी बात कर लें या फिर जो होर्डिंग्स है उनसे प्रचार प्रसार की बात कर लें, अच्छे तरीके से अपनी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। पवन खैरवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनका परिचय एक बार इन्हीं से लेंगे कि किस तरह से क्या क्या दायित्व इनके पास है और कितने समय का जो राजनीतिक करियर है वो है। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। आज के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। देखिए कौशिक जी, हमने सामाजिक जीवन की बात करूं, धार्मिक और राजनीतिक, जिस तरह से समाज में व्यक्ति जब सामर्थ्य हो जाता है, बाहर भीतर की चीजों को समझने लग जाता है। और मैं तो कहता हूं कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो परिवार एक बड़े धार्मिक सामाजिक रूप से, चाहे उसमें मेरे दादाजी आर्य समाज के लगातार प्रधान रहे। अब जब पिताजी की बात करूं तो 78-79 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अंदर उन्होंने अपना शिक्षण ग्रहण करके और गांव में शाखाओं के माध्यम से कार्य किया। और उस समय यहाँ विस्तारक प्रचारक के रूप में पवन शर्मा जी, जो बाद में उत्तम नगर से विधायक बने, वो इस क्षेत्र की यहाँ रह करके और प्रचारक की भूमिका में लोगों को गांव गांव जाकर के संघ से जोड़ने का काम करते थे, संघ की शाखाएं लगाते थे। 2008 के अंदर हमने भी एक पौधा लगा करके अपने जीवन की, एक सामाजिक जीवन की शुरुआत करी। और उसके पश्चात में पतंजलि से जुड़ करके हमने गांव गांव योग शिविर लगाए और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ करके, और जिस तरह से जो हमें संगठनात्मक रूप से जो दायित्व दिया गया, नगर का सह प्रचार प्रमुख बनाया गया और संघ की जो नीतियां हैं राष्ट्र हित के प्रति लोगों को जागरूक करना, छोटी छोटी चीजें, और जिसके अंदर हम एक गरीब असहाय व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकते हैं, उस तरह से हमने वो कार्य लोगों के बीच में जाकर के एक संगठनात्मक रूप से किया। जब धीरे धीरे व्यक्ति सामाजिक जीवन के अंदर आगे बढ़ता है तो उनकी खुद की भी हो सकता है व्यक्तिगत उम्मीदें हो जाती है और आम जन के बीच में जब रहता है तो वो कहीं न कहीं एक भावना व्यक्ति के अंदर जग जाती है कि अब मैं इस क्षेत्र के साथ साथ और आगे बढ़ करके कार्य करूं। संघ ने संगठनात्मक रूप से विचार किया कि तो मेरे को 2016 में भारतीय जनता पार्टी का युवा का अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया गया। और हमने उस समय पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को अपनी मां मानता है, तो हमने गांव गांव जाकर के एक युवाओं का संगठन खड़ा किया और संगठन के माध्यम से हमने युवाओं को एक प्रेरणा देते हुए हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी और उस समय के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरी देश दुनिया के अंदर एक भारत का डंका बजाया कि हाँ भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, जिनकी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां और हरियाणा के उस समय यशस्वी मुख्यमंत्री 2014 में जिस तरह से बागडोर माननीय मनोहर लाल जी ने संभाले और उन्होंने युवाओं के लिए विशेष रूप से एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणी एक, और गांव गांव जाकर के हमने एक टीम अच्छी मजबूत युवाओं की खड़ी करके इस पूरे जिले में कार्य करने का काम किया। तत्पश्चात मुझे 5 साल लगातार, क्योंकि कार्यकाल सभी का बढ़ गया था, लोकसभा विधानसभा चुनाव ऊपर नीचे थे, और फिर राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना करके प्रदेश में कार्य करने का अवसर मुझे मिला। कुरुक्षेत्र का प्रभारी के नाते, भिवानी के प्रभारी के नाते, और पूरे प्रदेश भर में हमने भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को प्रचार प्रसार के लिए बड़े प्लेटफॉर्म के एक बाइक यात्रा प्रत्येक विधानसभा में 500-500, 1000-1000 बाइकें निकालने का कार्य किया। और उस काम के निमित्त मुझे प्रदेश का संयोजक लगाया, तो मैंने पूरे हरियाणा भर में एक कार्य करने का, युवाओं के बीच में जाने का, और नमो क्यूज करके एक प्रतियोगिताएं हमने पूरे प्रदेश भर में कराई। और आपने समय समय पे सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
जब जब आपके बीच में आप लोगों ने सेवा करने का हम लोगों के बीच में गए, अवसर दिया और आपने हमें कवर करने का भी अवसर प्रदान किया। तो इस तरह अनेक दायित्वों पर रहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा के नाते इस जिले की मैं जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। उसके साथ साथ ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर होने के नाते और खेल मंत्रालय जो हमारा भारत सरकार का खेल मंत्रालय है, उसमें कोऑर्डिनेट कमेटी बनी हुई है, सलाहकार समिति है, उसका भी मैं एक सदस्य हूँ। इस तरह से ये दायित्व वहन करते हुए हम लोगों के बीच में कार्य करने का अभी थोड़ा थोड़ा संगठनात्मक रूप से भी, और चाहे उसको आप पत्रकार साथी या राजनीतिक रूप से भी कह सकते हो, इस तरह से कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखें जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद सडनली जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा बदली हैं, पॉलिटिकल अगर वर्च्यू से हम देख ले तो, और बहुत से जो नेता हैं वो भी पाइपलाइन में हैं कि भाई लगभग 100 करोड़ MLA काफ़ी हैं, चाहे किसी भी पार्टी की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले। और अभी विशेष कर देखा जाए तो आप भी लगातार धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या पार्टी से टिकट की मांग 2024 के विधानसभा चुनाव में आप करते हैं? देखो, टिकट का जो डिसीजन होता है वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा संसदीय जो हमारी कमेटी बनी हुई है, पार्लियामेंट बोर्ड है, वो करता है। और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। उसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े दायित्व पे पहुंच सकता है, और जो बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हमारा होता है वो भी हमारा बूथ का पन्ना प्रमुख होता है, शक्ति केंद्र प्रमुख होता है। तो रही बात चुनाव की, जिस तरह से आप कह रहे हो कैंपेनिंग की, क्योंकि चुनाव है और सबको अपना जो हमारा नेता है वो कमल का फूल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा है, और कुछ समय पहले ही हमारे बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे केंद्रीय के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने भी प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया है कि हम गांव गांव जाकर के, गली गली जाकर के, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, और तमाम समाज के उस तबके तक पहुंचे, जो कल्याणकारी नीतियां हैं उन तक पहुंचाएं। सरकार ने अब तक क्या किया है, आने वाले समय में क्या करेगी, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम लोगों के बीच में लेकर के जाएं, जिनको हमने सरकार के माध्यम से बेनिफिट दिया है, जिन्होंने इस चीज जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनका लाभ लिया है, उन लाभार्थियों से मिलकर के सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको एक फीडबैक भी हो जाए और उनको नमस्ते करने का भी अवसर मिल जाए। यही एक, चाहे उसको हम सामाजिक रूप से जुड़ाव कह लें, आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव कह लें, और आपकी भाषा में उसको हम राजनीतिक जुड़ाव कह लें, ये हम कार्य लोगों के बीच में जाकर के कर रहे हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि जैसे जो ग्रीवेंस कोर्ट लगता है, ग्रीवेंस कोर्ट के दौरान भी पवन खैरवाल नॉर्मली जो STM लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके बिल्कुल एडजस्टेंट बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, और मतलब किस दायित्व या फिर किस हक से आप वहां पर बैठते हैं? वर्तमान में हरियाणा की बागडोर है वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी के हाथ में है, और जब से उन्होंने इस हरियाणा की बागडोर संभाली है, उन्होंने थोड़ा सा एक उत्साह, और मैं कहूं कि आम जन के बीच में और अधिक पकड़ बनाने का काम जो किया है, वो सबसे अच्छा काम ये किया है कि सभी अधिकारी एक जगह बैठ करके और आम जन की समस्याएं सुने, जो जरूरत की चीजें हैं उनको तुरंत प्रभाव से मौके पे ही उनका सॉल्यूशन किया जाए। एक समाधान शिविर करके लगातार सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पूरे हरियाणा भर में, और मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने धन्यवाद भी करता हूं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने इस कार्य को करके निश्चित रूप से आम गरीब की जो छोटी छोटी चीजें थी उनको पूरा किया है, और आने वाले समय में ये एक वरदान साबित होगा। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, इसमें भी कोई और है। और रही बात, आपने कहा कि मैं तो एक ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर होने के नाते संगठनात्मक रूप से इस कार्यक्रम के निमित्त जितनी भी क्योरीज आती हैं, जितनी भी ग्रीवेंसेज आती हैं, उनका ठीक तरीके से समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक समन्वयक के रूप में मैं वहां जाता हूँ, और समय समय पर इन चीजों को जनता के बीच में भी रखने का अवसर मिलता है, और अधिकारियों से संवाद करके आम जन की भी उन चीजों को ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो लोग नॉर्मली ग्रीवेंस कोर्ट में जाते हैं जी, उन लोगों की दस्तक धीरे धीरे पवन खैरवाल के ऑफिस तक भी होती है जी। तो क्या पवन खैरवाल
जो ग्रीवेंस कोर्ट के जो अगर बातचीत कर ले, समाधान कैंप के शिविर के जो प्रार्थी हैं जी, क्या उनको एक वोट बैंक में कन्वर्ट करने की या फिर पॉलिटिकल अगर बात कर ले तो पॉलिटिकली उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीवेंस इसका यूज करते हुए? जनता पार्टी के सिपाही हैं जी, और हम वो हर चीज साधने का प्रयास करेंगे जो पार्टी को फायदा होगा, जो कमल के फूल के लिए फायदा होगा। हम उस हर प्रयास को करेंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे, होर्डिंग्स के माध्यम से भी लोगों के बीच में रहेंगे, आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के आमजन के बीच में जो आप हमें दिखाते हैं, लोगों के आपके बीच में भी रहेंगे। हम वो सब कार्य करेंगे जिससे हमारा कमल का फूल मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में जो चीजें सहयोग होंगी उन सब का सहयोग लेंगे। आमजन के बीच में भी जाएंगे, गरीब के बीच में भी जाएंगे, सबके सामान्य वर्ग में भी जाएंगे, ओबीसी में भी जाएंगे, एससी में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। रही बात, हो सकता है कुछ टेलीफोन करके हमसे कोई बात समाधान हो जाए, कुछ एक हमारे यहाँ कार्यालय आकर के समाधान हो जाए, कुछ हम लोगों के बीच में जब गांव में जा रहे हैं तो वहां समाधान हो जाए। निश्चित रूप से जो समस्या है उनका समाधान कराने के लिए हमें किसी अधिकारी के पास जाने की बात हो तो उसमें हम कोई गुरेज नहीं करते, हमें किसी को बुलाने मौके पे बुलाने की बात है तो वहां भी गुरेज नहीं करते। और हमारे इन कामों के लिए कोई बड़ा काम हुआ उसके लिए हमें अगर चंडीगढ़ भी जाना पड़े तो हम चंडीगढ़ जाने के लिए भी तैयार है। जिस प्रकार से जिला मुख्यालय की मांग चली हुई है, बलवान फौजी गाँव गाँव जा रहे हैं, बता रहे हैं कि 10 अगस्त से हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, उसके बारे में क्या? देखिए, जिला मुख्यालय की बात है, वो हमारे यहाँ वकील साहिबान है, उनका प्रतिनिधिमंडल है। पिछले दौरान भी उन्होंने एक बड़ा विशाल एक संगठनात्मक रूप से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखने का एक विशाल कार्यक्रम भी किया था और लंबा समय वो चला और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। यहाँ मंगलवार को, हर मंगलवार को डीसी साहिबा और तमाम अधिकारी आते हैं। और रही बात जिला मुख्यालय की, निश्चित रूप से महेंद्रगढ़ का हक मिलना चाहिए, लेकिन नेतृत्व सामाजिक संगठनों के माध्यम से होना चाहिए और जिसमें चाहे उसमें वकील एसोसिएशन हो, सभी समाजों के लोग बैठ करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूँ इस संगठन और इस परिवार, इस आम जनता महेंद्रगढ़ की आवाज बन करके जो चीजें निकलेंगी तो बात ऊपर तक भी जाएंगी। और रही बात हमारी, तो हम तो देखो संगठन के साथी हैं, आमजन के भी साथी हैं। जो जनता की आवाज कहेगी निश्चित रूप से सरकार उस बात को सुनेगी। इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से सुनेंगे। आमजन की आवाज है। जिस तरीके से बलवान फौजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, नेतृत्व कोई भी कर सकता है, किसी भी चीज का संतृप्त है पवन जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लोकतंत्र इस देश के अंदर सब अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि व्यक्तिगत कार्यक्रम में होकर के संगठनात्मक रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, बतेरे लोग हैं सामाजिक, वो लोग आगे आए तो यह मांग है, जायज है। और लोगों के बीच में अगर इस तरह की अच्छी भावना जाएंगी तो उसमें पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आएगा। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले आप ही की पार्टी, जिससे लोग लगातार मांग कर रहे हैं जिला मुख्यालय की, आईएमटी की, और इसी के साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जो आम जरूरतें हैं लोगों की, उन खास जरूरतों की तरफ आपकी पार्टी ध्यान नहीं दे पा रही, तो क्यों देंगे महेंद्रगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट? बताइए आप। देखिए, रही बात, आपने पहले जिला मुख्यालय की बात की जी, पवन जी ने सवाल किया, मैंने उसका आंसर आपको दिया जी। रही बात आईएमटी की, तो आईएमटी के बहुत सारे टेक्निकल पहलुओं में इशू था, क्योंकि हम भी जिस तरह से बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया, यहाँ से हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी उस चीज के लिए लगातार प्रयास रहे हैं। समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय हमारे मनोहर लाल जी थे, उनके सामने भी वो जाकर के उस बात को रखने का हर संभव प्रयास किया है। और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सामने भी इस बात को रखा है। और आपने देखा कि यहाँ उस दिन आप भी इस चीज को कवर कर रहे थे, पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में टीम आई थी, गांव के लोग भी बैठे थे, किसान भी बैठे थे, पार्टी के लोग भी बैठे थे। तो एक समन्वय बना करके उस पोर्टल पे कुछ जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्वैच्छिक जो दान करने वाले हैं, पंचायत की जमीन है, और उसके अंदर कहीं मुआवजे का इशू है, उन सब चीजों को दुरुस्त करने के लिए लोग यहाँ टीमें और प्लस में सरकार, संगठन और माननीय रामविलास शर्मा जी यहाँ बैठे थे। और एक फैसला हुआ था कि गांव की टीम, एक एसडीएम की तरफ से आदेश हुए थे कि उस गांव के अंदर बैठ करके वो अपलोड करेगी और लगभग उस चीज का रास्ते का जो सोल्यूशन है, इशू अटका होगा, वो सोल्यूशन होगा। एक मुआवजे का इशू हो क्लियर करके, और मैं मानता हूँ निश्चित रूप से इस चीज का समाधान हर संभव निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास आपने जो कही, और सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी। पवन जी, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ को सिर्फ
एक वोट बैंक समझ रखा है। क्योंकि चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की बात कर ले, रामविलास शर्मा जी को जिस समय चुनाव हुआ था तो सिर्फ जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर वोट दिया था और जिता करके विधानसभा भेजा था। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी कर दी और पंडित रामविलास शर्मा को बिल्कुल बैकफुट पर पीछे धकेल दिया। देखिए, आपने एक चीज कही कि पार्टी यहां से सब कुछ लेती है और निश्चित रूप से पूरे अहिरवाल क्षेत्र के अंदर लोगों ने, मैं कहता हूं, जी तोड़ मेहनत करके और पूरे आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी को 14 से लेकर अब तक पूरा आशीर्वाद दिया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रही बात हमारे संगठन की, तो हमारा संगठन, मैंने कहा कि संगठन के प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित है। मैंने पहले भी अपने वाक्य में ये कहा था कि सबका नेता कमल का फूल है, सब पार्टी के लिए काम करते हैं। जो पार्टी का निर्णय होता है वो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मानता है और छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमारा बूथ स्तर का काम है। तो फिर 2014 के अंदर जी आपने ठीक कहा कि पूरे हरियाणा भर की बात कर ले, महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोगों की बात कर ले, उन्होंने इस नारे पे वोट दिया कि हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ सीएम सिटी कहलाने वाला है जी। लेकिन जब संगठन का निर्णय आया और उस समय हमारे यहाँ से विधायक रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने ही प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का, और संगठन में रहते हुए हमने युवा मोर्चा में एक बात सीखी, एक नारा दिया, त्याग तपस्या और बलिदान यही युवा मोर्चा की पहचान। तो ये तो त्याग और तपस्या और बलिदान हर तरह से हम मतलब हर समय तैयार रहते हैं और एक समय के साथ सब चीजें धीरे धीरे एडजस्ट होती हैं। आज उनका कद भी है, पार्टी संगठनात्मक रूप से भी उनका उसी तरह का वर्चस्व, उन्होंने पूरे हरियाणा में काम किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारा हक है, आप चाहे हमारा पानी का हक लगा लीजिए, हमारे रोडों का हक लगा लीजिए, हमारी नौकरियों का हक लगा लीजिए, इस दक्षिणी हरियाणा को, अहिरवाल को उसका पूरा अपना हक मिला है। आज पानी के माध्यम से चाहे आखिरी गांव मुसनता से लेकर के और हमारा बसई तक जो कच्ची नहर उसमें भी पानी चल रहा है। आज जिन ट्यूबवेल्स के अंदर पानी दिखाई नहीं देता था, 200 300 फुट तक पानी दिखाई नहीं देता था, जहां एक भी नोजल फवारा नहीं चलता था, आज जाकर के देखिए वहां 10 नोजल 12 नोजल चल रही है। साहब ऐसा नहीं है, हमारा हक मिल रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर 50 से अधिक नौकरियां नहीं लगी हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये वाली जो नारा है फलीभूत होता है अहिरवाल क्षेत्र में। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी की ही, जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले वट वृक्ष से बता रहे थे, पंडित रामविलास शर्मा, उन्हीं के शासनकाल के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज तक की जा चुकी है, लेकिन अभी भी पंडित रामविलास शर्मा को बचाया हुआ है। अभी तक रामविलास शर्मा का नाम उस एफआईआर में नहीं आया है। तो क्या संभव है कि एक शिक्षा मंत्री के इन्वॉल्वमेंट के बगैर या फिर एक जो मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में आए बगैर इतना बड़ा घोटाला हो जाए? आखिर क्यों अधिकारियों को ही जो टारगेट है वो किया जाता है, अधिकारियों की बलि क्यों ली जाती है, कभी राजनेताओं का नंबर क्यों नहीं आता? और सरासर ऐसा ही इस केस में भी देखने को नजर आ रहा है। देखिए कौशिक साहब, ये तो पार्टी बड़ा संगठन है हमारा और उसमें सब, मैं कहता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। रही बात आपने सरकार की 2014 के अंदर मीन्स 14 से 19 तक एक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ। अब गांव देहात के रहने वाले व्यक्ति हैं, आज के दिन बेटों का ही नहीं पता कि व्यक्ति क्या करता है। भाई पिता ठीक है, किसी परिवार में पुत्र पता नहीं क्या करते हैं, कोई किसी गलत सामाजिक चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन इस बात की आप क्या परमिटता करते हैं कि उस समय शिक्षा मंत्री जी उस मामले में इन्वॉल्व थे? एक नंबर बात। रही बात जिनके ऊपर जो इस काम में दोषी है, दूध का पानी का पानी करने के लिए तभी तो सीबीआई जांच की जा रही है। अगर सरकार का सिस्टम सारा होता, आप इस बात को मानिए कि हमारा ही सब कुछ होता या सरकार का ही सब कुछ होता, तो ये न तो एफआईआर हो पाती, न इस तरह की सीबीआई जांच हो पाती। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार और जो काम कर रही है, जो हमारी जांच एजेंसियां जो काम कर रही है, उस पर सबको विश्वास है, जनता को विश्वास है। कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई, उस पर भी जनता को विश्वास है। अगर इसमें कोई बात इन्वॉल्व है तो मैं नहीं मानता इतने बड़े स्तर का व्यक्ति और इस तरह की छोटी छोटी चीजों के अंदर कहीं इन्वॉल्वता मिलेगी। और हो सकता है कुछ विपक्ष के लोग, जिस तरह से अनुराग ढांडा जी ने, कल मैं बयान देख रहा था और यहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गए। अब क्या है कि छोटा व्यक्ति कई बार क्या अपनी पॉपुलरिटी के लिए किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले ही देता है और आज जनता नेगेटिव ज्यादा सुनने लग जाती है। कई बार इस तरह के जो लोग हैं, जो नई नई राजनीति के अंदर आए हैं,
वो बड़े व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगा करके खुद की पॉपुलैरिटी चमकाना चाहते हैं। मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा। देखिए, निकटवर्ती समय में विधानसभा चुनाव हर जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस के जो नेता है या फिर विधायक कह ले, सबके ऊपर धड़ाधड़ ईडी की रेड डाली जा रही है, तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी बीजेपी के नेता के ऊपर ईडी की या फिर सीबीआई की रेड डली हो? देखिए, जो कार्रवाई एजेंसी है वो एजेंसी अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है, एजेंसी अपना काम करती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज से पहले कांग्रेस की सरकार रही 10 साल, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई उस समय? क्या उस समय उन्होंने अपने कोई नेताओं पे कोई कार्रवाई की क्या? ये सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं। रही बात, इस सवाल का जवाब मैं आपके चैनल के माध्यम से आज देता हूं। यही वो महेंद्रगढ़ जिला है जहां पूर्व विधायक हमारे बहादुर सिंह जी नांगल चौधरी से विधायक होते थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले मनीष राव जी जो स्कूल के संचालक है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन जब आदमी, मैं कहता हूं, दोषी नहीं हो, उन्हें खुल करके खुले दिल से स्वागत किया कि जांच कीजिए, एक कागज की जांच कीजिए। आज आपके बीच में जो व्यक्ति अगर दोषी नहीं है तो जनता के बीच में आइए, दोषी नहीं है तो जांच एजेंसियों के सामने जाइए और पूरी तन्मयता के साथ अपनी जांच करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर बातचीत कर ले और गौर करें तो किसी भी अपोजिट पार्टी से जिसमें जब वो नेता सक्रिय होता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, छापे भी पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि किसी भी तरह का कोई छापा नहीं पड़ता, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं होते? तो क्या है ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पास कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो आदमी पाक साफ हो जाता है? आखिर कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखो, ऐसा तो शायद आप लोगों की उस नजर से हो सकता है, मेरी नजर से ऐसा कोई नहीं है कि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति है और पार्टी में शामिल हो गया, वो दूध का दूल्हा हुआ हुआ है। शायद मेरी नजर में नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जाते होंगे और कहीं कोई सूचना, कोई खबर ऐसी लग गई होगी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जांच एक सिस्टम है जांच एजेंसियों का, उस एजेंसी अपनी जांच करती है। हमें एजेंसियों पे विश्वास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास है, माननीय हाई कोर्ट पे विश्वास है, माननीय लोअर कोर्ट पे विश्वास है और माननीय हमारे जिले के कोर्ट पे विश्वास है। जो न्याय की बात होगी वो जांच एजेंसियां भी न्याय करेंगी और कोर्ट भी न्याय करेंगे। अभी रिसेंटली आपने एक चुनाव लड़ा था, उसमें कितने वोट मिले थे आपको? कौन सा चुनाव की बात कर रहे हैं? अभी जो चुनाव हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से आपने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था, कितने वोट मिले आपको? गांव समाज के लोगों ने बैठ करके जी तय किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हमने उस चीज को मना किया कि संगठनात्मक रूप से, क्योंकि सिंबल पे जब चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के अंदर व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करता है और हम तो संगठन के आदमी हैं। और चुनाव के दौरान गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय कर दिया, हमने उस चुनाव को लड़ा और उस चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग की स्थिति करें तो लगभग 4000 वोट उसके अंदर पोल हुए थे टोटल लगभग, और 1900 करीब वोट हमें उसके अंदर मिला। 90 वोटों के आसपास उस चुनाव को हमने, और उसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। बहुत सारे लोग लग गए कि आज ये इस मेंबर के नाते हो गया, कल चेयरमैन बनेगा, फिर फलाना बढ़ेगा, दिकड़ा बन जाएगा। उसमें बड़े लोगों की इन्वॉल्वता रही है और संगठनात्मक रूप से मैंने उस चीज को ऊपर रखा है। और जो विपक्ष है वो तो हमारे पीछे लगेगा, क्योंकि नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नया उभर के सामने आए। ये समय का चक्कर है, चलता रहता है। मैदान में जब दो व्यक्ति आते हैं, और मैं अपने गांव का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया पूरे गांव ने मिलकर के, और लोगों ने भी आशीर्वाद दिया, सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं कहता हूँ क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई गांव, मोहल्ला, परिवार का व्यक्ति लगा लीजिए, सब हमसे प्रेम प्यार करते हैं और हम तो संगठन के आदमी, संगठन के माध्यम से चलने वाले हैं। बड़े बुजुर्ग जैसा आदेश करेंगे, चाहे इलाके की बात करें, गांव की बात करें, तो उसके अंदर हम उनका सबका आशीर्वाद लेकर के। एक सबसे अहम और खास सवाल से पहले एक सवाल आपसे और कर लेते हैं। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, हालांकि लोगों की आवाज़ है, आपको भी पता है कि किस तरह से क्या कार्रवाई हुई और किस केस में हुई, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी लोगों में एक अफवाह है या फिर एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अमित शाह जी आने के तुरंत बाद महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक राव दान सिंह है, उनके ऊपर ईडी की जो रेड है वो हुई। अब लोगों का ये कहना है कि ये जो रेड है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाई गई रेड है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं लोकसभा चुनाव में, और जो 10 की 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी थी उसको आधम आध यानी कि 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा।
क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी नजर से सोचता है। आप मुझसे सवाल पूछते हो तो उससे लगता है कि कौशिक साहब जनता की आवाज कम है और उसमें विपक्ष की आवाज कहीं लगती है, ज्यादा अधिक लगती है। ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन नहीं, आपने मुझसे जो सवाल पूछा जी, मैंने उसी को उत्तर दिया कि उस समय वो आए थे, उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसा हुआ, क्योंकि आम पब्लिक चाहती है कि हरियाणा में सुख चैन शांति के हिसाब से सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अब तोड़ फोड़ की जो चीजें हैं, क्योंकि आपका चैनल बड़ा शुद्ध दिखाता है और आप तो पक्ष की भी सुनोगे विपक्ष की भी सुनोगे, नहीं तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लग जाएगा कि आप मोदी जी की ही मीडिया है। तो आपका भी आवाज लगा लो, आपकी बात भी लगा लो, हर तरह से दोनों चीजों को बैलेंस बनाने का काम करती है, करनी भी चाहिए। आप जैसे होनहार पत्रकार हैं वो सब बातें दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से हरियाणा में दोबारा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं कहता हूं ऐसा इस हरियाणा क्षेत्र में तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां कांग्रेस का नामो निशान रहेगा। पवन जी, सवाल को आप फिर से घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि लोगों का कहना है जी, लेकिन आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोगों का हम भी तो लोगों के बीच में रहते हैं कौशिक साहब। क्या सही मानते हैं ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसको? कौन सी कार्रवाई? ईडी की कार्रवाई? जो रावदान सिंह के यहाँ जो विधायक के यहाँ जो रेड हुई है, क्या उसको सही मानते हैं? क्या मानते हैं रावदान सिंह को दोषी? मैंने कहा, पहले भी कहा कि जांच एजेंसियों का विषय है, आपके हमारे कहने से न तो कोई दोषी बन पाएगा न कोई निर्दोष साबित हो पाएगा। अब आप लगा लो, आपके बैंक की ट्रांजैक्शन अधिक होगी तो आयकर विभाग का नोटिस आपके पास आएगा कि मेरे पास आएगा? आपके पास आएगा। आप उस नोटिस का जवाब आप दोगे, उसमें पवन के साइन और की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो तो आपका व्यक्तिगत सवाल है। अब जांच एजेंसी आई है तो रावदान सिंह के फार्म हाउस पे आई है, रावदान सिंह जी के सुपुत्र से पूछना चाहिए, उनके फैमिली मेंबर से पूछताछ हो रही है। जो वो सवाल और जब सवाल करेंगे उनका जवाब वो लोग देंगे। निर्दोष होंगे तो यही क्षेत्र के लोगों के बीच में रहेंगे, दोषी होंगे तो उनको जो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। एक सबसे अंतिम सवाल इस खास साक्षात्कार का जी, भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ में भी जो फूट है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा अमित शाह जी ने जब महेंद्रगढ़ में दौरा किया था यूनिवर्सिटी में, उस समय भी देखने को मिला जब बीजेपी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष रहे कंवर सिंह यादव और पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनको कि वटवृक्ष कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने उन पर कांग्रेसी होने का आरोप लगा दिया। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इसके बारे में? देखिए, पार्टी में मैंने पहले भी कहा है कि हम सब समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के अंदर आया है, मैं कहता कई बार कुछ एक लोग नए आ जाते हैं तो उनके हिसाब से हो सकता है वो उस चीज़ को मानते कि नहीं मानते। जी, मातृ संगठन की बात कर लूँ चाहे अपने परिवार की बात कर लूँ, उसमें जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना, जिसने पार्टी के प्रति समर्पित रहा, जिसने संगठन को समय दिया, वो सब कार्यकर्ताओं की एक ही सोच होती है कि हमारा नेता कमल का फूल है। यहाँ आपने ठीक कहा, एक बात ये रखी है कि भाई माननीय रामविलास शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्होंने हरियाणा भर में पार्टी को खड़ा करने का भी काम किया। आज दूर दराज की बात करें, आसपास के स्टेट की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, प्रत्येक जगह उनकी अच्छी जान पहचान है, हर व्यक्ति उनको जानता है। पाली रैली के अंदर भी आए तो बड़े अच्छे शब्दों से प्रयोग करके माननीय रामविलास जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शब्दों से संबोधित किया था, अपनापन दिखाते हुए। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए, उन्होंने भी उनकी धरती पुत्र कह के तारीफ की थी। तो ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं और हो सकता है कई बार घर में जब बड़ा होता है तो छोटे व्यक्ति जो परिवार के लोग होते हैं उनको कोई बात कह भी दे तो मैं कहता हूँ उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये इस विषय को लेकर के अधिक रूप से तो देखो माननीय कंवर सिंह जी बता पाएंगे, माननीय रामविलास जी बता पाएंगे, हो सकता है और विषय, क्योंकि हम तो इतना ही जानते हैं कि उन्होंने जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और रामविलास शर्मा जी के भी साथ रहे हैं। पिछले कुछ समय से क्या चुनाव के दौरान चाहे लोकसभा विधानसभा क्या परिस्थितियां रही हैं, कौन व्यक्ति किसकी मदद कहाँ कर रहा था, ये तो उनका विषय है। हम तो पार्टी के प्रति समर्पित है, मैं आज भी समर्पित हूँ, कल भी समर्पित रहूंगा और जो जिम्मेवारी देगी पार्टी संगठन हम उसे निभाने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी तरह की जिम्मेवारी हो। चाहे उसके अंदर हमने पहले कहा युवा मोर्चा के नाते जिलाध्यक्ष की निभाई, प्रदेश कार्यकारिणी की निभाई, हमने दूसरे स्टेट में जाकर के आसपास में, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, दिल्ली एमसीडी की बात कर लो, गुरुग्राम नगर निगम की बात कर लो, प्रत्येक जगह जाकर के एज ए प्रभारी के नाते हमने काम किया है। आगे भी कोई जनता के बीच में जाने का अवसर मिलता है तो हम लोगों के बीच में आज भी जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। और अधिक विषयों को लेकर के मैं मानता हूं कि दोनों हमारे वरिष्ठ पार्टी के लोग रहे। तो भाई हमारे साथ आज इस खास सेशन में मौजूद रहे पवन खैरवाल जी,
जो कि मान सकते हैं कि पाइपलाइन में है, टिकट के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अपनी तरफ से तो नकार ही दिया है और कमल के फूल को अपना नेता माना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसको टिकट मिलेगा, कौन पहुंचेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा से चंडीगढ़, या फिर किसके सर सजेगा विधायकी का ताज। और आज इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हमने बातचीत की और जिनपे बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया है। और आप किस तरह से देखते हैं इस सारे घटनाक्रम को, और पवन खैरवाल के बारे में आपके क्या कुछ विचार हैं? क्या इनको पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि 14 साल का जो राजनीतिक करियर है वो सफ़र तय करके आज कुछ वही रामविलास शर्मा वाली बात है, बोले पेड़ किसी ने लगाया और फल खाए, और तो पेड़ ही लगाए हैं अब तक। अब देखने वाली बात होगी क्या पार्टी फल भी देती है या फिर अभी और इनको इंतजार करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और आप देखते रहें इंडिया दैनिक न्यूज़। विशेषकर इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी बहुत बहुत इस खास सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी, आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।